गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बी अलर्ट। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर स्टडी कर लिया था और उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था और ये बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को दूसरे नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हमने जाना था और हमने आपको बताया था कि सारा खेल इसमें किस चीज़ का है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है। ठीक, उद्देश्य हमारा ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी कैरेक्टर का चेंज हम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, जो उसकी बॉडी में नहीं है, उसको हमें बाहर से लाकर उसके शरीर में स्थापित करना होता है। और इस जीन को जब उसके शरीर के अंदर हम डाल देते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, राइट। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में अपने आपको बताया था। आपको एक आइडिया हो गई है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आप सामान्य अन्य चीज़ों में इंजीनियरिंग करते हैं, कल पुर्जों में, मोटर में, इन सब में, बिजली में, इसी प्रकार से अपने शरीर की इंजीनियरिंग हम करते हैं आनुवंशिकी के आधार पर, यानी कि डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए एक प्रकार का केमिकल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। एक व्यक्ति का जीन दूसरे व्यक्ति के शरीर में अगर लॉन्च किया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो बाहर से आया हुआ जीन है वो हमारे जेनेटिक सिस्टम के साथ एडजस्ट हो जाता है और फिर अपनी जो उसकी ओरिजिनल उसका जो फीचर है वो उसको डिस्प्ले करने लगता है किसी की बॉडी में। उदाहरण के लिए कि बैक्टीरिया के शरीर से नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन अगर बाहर निकाल लिया जाए और इसको प्लांट के शरीर में डाला जाए तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं पैदा करेगा, बल्कि प्लांट के जीनोम में एकोमोडेट हो करके उसके बाकी सिस्टम्स का इस्तेमाल करके जीन के कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। ये इस प्रकार से आप अक्सर बच्चे पूछते हैं कि साहब अगर इसको दूसरे के शरीर में डाला जाए तो एंटीजन तो नहीं हो जाएगा। दरअसल में ये जीन है, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ जीन। ऐसी कंडीशन में एंटीजन कैसे हो जाएगा? और जब कोई भी जीन हमारे शरीर का हिस्सा हो करके और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पैदा करेगा तो फिर उसका साइड इफेक्ट कहाँ? वो तो शरीर में अपने शरीर का प्रोटीन है, वो तो अपने शरीर में बना हुआ प्रोटीन हो जाएगा ना अगर कोई जीन डिस्प्ले करेगा। तो ये इस तरीके से ये जो मिथ है इसको दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है, राइट। अब इसके लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम प्रिपेयर करने चल रहे हैं, इसके लिए हमको एक जीन की तलाश है और वो जीन होता क्या है? वो जीन होता है जिसको हम बोलते हैं डिजायर्ड जीन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो स्टेप्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स हैं, पहले उनको मेंशन कर लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या काम हमको करना है, किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसकी मैकेनिज्म हमें समझ में आ जाएगी। तो आइए और जानते हैं हम कि स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो स्टेप्स हैं, इनमें कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या काम होगा, तो जरा आप देखिए। स्टेप नंबर 1, हमको उसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की? डिजायर्ड जीन की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको। एंड इट्स आइसोलेशन। एंड इट्स isolation from its natural resource, from its natural resource। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप है। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जिसकी आपको तलाश है, जिसे हम डिजायर्ड जीन बोल रहे हैं, हम इसे पहचान करेंगे इसकी कि ये कहाँ पर है, इसका सोर्स क्या है, और इसके नेचुरल सोर्स से हम इसको क्या करेंगे? निकालने का प्रयास करेंगे।
प्योर फॉर्म में निकालेंगे। निकालने का जो काम होता है हम उसको आइसोलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इस डिज़ायर्ड जीन को हम पहचानेंगे, फिर इसको इसके नेचुरल सोर्स से आइसोलेट करेंगे प्योर फॉर्म में, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा कि चूंकि एक जीन से हमारा काम नहीं चलेगा, हम देख ही नहीं पाएंगे। जिस चीज़ को अपनी नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, एक केमिकल है, छोटा मॉलिक्यूल है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उसके साथ काम कैसे करेंगे? अंधेरे में तीर चलाना है, आंख मूंद कर गोली चलाइए, जिस पर लग जाए, यही काम होता है यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में अब आंख मूंद कर गोली चलाइए और जिसको लग जाए, ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन अगर सामने केवल एक ही ऑर्गेनिज्म है तो गोली चलाओगे तो उसको लगने की संभावना बहुत ही कम होगी, नील होगी। गोली इधर उधर लग सकती है, उसको नहीं लगेगी क्योंकि आप आंख मूंद कर गोली चला रहे हो, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। लेकिन अगर हम भीड़ में गोली चलाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो और वहाँ पर गोली चलाएं, तो किसी न किसी को तो लगेगा ही। सिद्धांत बिल्कुल यही है कि हम एक जीन से वर्क नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वर्क विद ए सिंगल जीन, देयरफॉर वी हैव टू कलेक्ट द नंबर ऑफ जीन्स ऑफ द सेम टाइप। एक ही प्रकार के जीन हमें कलेक्ट करना है, या तो कलेक्ट करिए या जीन से जीन का उत्पादन करिए। बात समझ में आ रही है? वी कैन नॉट वर्क विद ए सिंगल जीन, सो either you collect large number of gene from its natural resource, that is a very difficult task, or you can produce the population of gene. What is gene? You know, it is DNA. जीन एक डीएनए है, तो डीएनए से डीएनए को पैदा करने की कला हमें सीखनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि डीएनए अपनी रेप्लिका बना लेता है, अगर उसको सुटेबल एटमॉस्फेयर मिले तो डीएनए अपनी रेप्लिका बना सकता है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन सकता है, डीएनए की, और इस मैकेनिज्म को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में सामान्य तौर पर होता रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बना लेता है। सेल डिवीजन के इंटरफेज के एस साइकिल में, एस का मतलब एस फेज होता है, इंटरफेज का एस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन यह जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो टेस्ट ट्यूब में रेप्लिकेट नहीं कर रहा बेटा, वो लैब में रेप्लिकेट नहीं कर रहा। वो कहाँ रेप्लिकेट कर रहा है? वो एक लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रहा। मतलब ये हो गया कि जीन कभी भी टेस्ट ट्यूब में, यानी कि आउटसाइड द लिविंग सेल, रेप्लिकेट नहीं करता। तो जिस जीन को आपने निकाला है, आइसोलेट किया है, अगर इसका रेप्लिका आप तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए लिविंग सेल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें इस जीन को उस लिविंग सेल के अंदर डालना पड़ेगा जहां ये अपनी रेप्लिका तैयार कर सके। क्वेश्चन ये है कि साहब जीन बाहर क्यों रेप्लिकेट नहीं कर सकता? क्योंकि जीन के रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए खास प्रकार के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज की। कुछ और प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फ्रॉम वेयर यू विल गेट द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? क्या ये नॉन लिविंग कंडीशन में आपको एटीपी मिलेगा? आंसर है नहीं। एटीपी आपको लिविंग कंडीशन में मिलेगा, एक जिंदा सेल के अंदर मिलेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन बाहर नहीं हो सकता। तमाम प्रकार के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जीन को रेप्लिकेट करने के लिए, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे इसी लेक्चर में। तो आपको जीन को अगर रेप्लिकेट करना है तो यू हैव टू कलेक्ट अ लिविंग सेल, एंड दैट लिविंग सेल इन विच द जीन इज इंसर्टेड। एक सेल तलाशिए और इस जीन को उसके अंदर प्रवेश करा दीजिए। तो ये जो सेल है जिसके अंदर आप जीन प्रवेश करा रहे हैं, दिस सेल वी नोन एज होस्ट सेल। ऐसी कोशिका को हम होस्ट सेल के नाम से जानते हैं, राइट। तो आपको एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस सेल के अंदर डीएनए अपने आप नहीं जाएगा। प्रवेश कराने के लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत होगी। जैसे एक व्यक्ति के शरीर से मलेरियल पैरासाइट दूसरे व्यक्ति के शरीर में अपने आप नहीं जाता, बल्कि मच्छर के काटने से जाता है। जब मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो उसके ब्लड में जो मलेरियल पैरासाइट है, मच्छर उसको चूस लेता है, और फिर जब ये दूसरे को काटने जाता है तो ये उसको स्प्रेड कर देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉस्किटो प्लेड हियर? इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर की तरह से रोल प्ले कर रहा है, जो मलेरियल पैरासाइट को एक व्यक्ति से दूसरे में ले जा रहा है, राइट। इसी तरीके से जो डीएनए आपने आइसोलेट किया है,
इस डीएनए को एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ले जाना है तो अपने आप नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? इसको ट्रांसमिट करने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव अनदर रिक्वायरमेंट दैट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर, राइट। नाउ द सेकंड स्टेप क्या है? हमें एक सुटेबल वेक्टर की ज़रूरत है। यहाँ पर मॉस्क्यूटो नहीं ले जाएगा डीएनए को, ध्यान रखना। इसके लिए एक सुटेबल वेक्टर की ज़रूरत है। व्हाट इज दैट वेक्टर? इसका पूरा नाम क्लोनिंग वेक्टर है। वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहलाता है? इसलिए क्योंकि ये दो काम करता है। पहला, हेल्प्स in the production of the identical copies of the desired gene। अब आपको मालूम है डिजायर्ड जीन, ये कह रहे हैं कि आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपी को क्लोन कहा जाता है। अगर हम किसी भी जीन की आइडेंटिकल उसी के जैसी कॉपी तैयार करते हैं तो दिस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ जीन इज नोन एज क्लोन। और क्लोन को पैदा करने की टेक्निक का नाम क्या है? इट इज नोन एज क्लोनिंग। द प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग एंड द मशीन विच इज यूज्ड हियर इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। तो नाम क्लोनिंग वेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि पहला काम तो ये कर रहा है कि डीएनए को उसकी रेप्लिका बनाने में मदद करता है, आइडेंटिकल कॉपी बनाने में मदद करता है, और इस प्रकार से आइडेंटिकल कॉपी को क्लोन कहते हैं। क्लोन बनाने की विधि को क्लोनिंग कहा जाता है। तो हियर द क्लोनिंग वेक्टर इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, एंड ऑन द अदर हैंड दिस मशीन, दिस टूल इज यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ दिस डिजायर्ड जीन टू ए सुटेबल होस्ट। एक काम ये और कर रहा है। इस काम के अनुसार ये क्या काम कर रहा है? तो कह रहे हैं कि साहब हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द डिजायर्ड जीन टू सुटेबल होस्ट। सॉरी। इस प्रकार से ये क्या करेगा? डिजायर्ड जीन जो है इसको सुटेबल होस्ट सेल में ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसीलिए चूंकि इसका दो काम है तो काम के अनुसार जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। तो इसका काम क्या है? ये पहला काम तो क्लोनिंग करता है, दूसरा काम वेक्टर की तरह से वर्क करता है और डीएनए को एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसीलिए इसका पूरा नाम क्लोनिंग वेक्टर पड़ा। वी विल कम एंड डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर इन डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर। वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो दूसरा स्टेप आपने समझ लिया कि हमको एक क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत है, राइट। तीसरे स्टेप में क्या होगा? कह रहे हैं कि साहब जो डीएनए प्रिपेयर हुआ, जो क्लोन जो तैयार हुआ है, ये क्लोन ऐसे नहीं बना है बल्कि एक लिविंग सेल के अंदर बना है। इसलिए हमें डिजायर्ड जीन को किसमें इंसर्ट करना है? होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करना है। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज दैट स्टेप नंबर थर्ड,
prepare the recombinant DNA by inserting the desired gene into the suitable host. Suitable recombinant, prepare the recombinant DNA by inserting the desired gene into the suitable cloning vector. हम डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर लॉन्च करेंगे, उसे जोड़ेंगे। उसमें दो काम होता, पहले क्लोनिंग वेक्टर को काटेंगे और फिर इसमें डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे। अगर आपको लाल और नीले रंग की एक पट्टी बनानी है कपड़े की, तो आपको लाल रंग का कपड़ा थोड़ा सा काटना पड़ेगा और नीले रंग का कपड़ा काटना पड़ेगा थोड़ा। तो पहला काम तो आपने काटा और अब इन दोनों की सिलाई करिए, मतलब जोड़िए, तो नीला और लाल दोनों कपड़े आपस में जोड़े जाएंगे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से डिजायर्ड जीन को हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर भी एक प्रकार का डीएनए है। इस डीएनए को काटेंगे और इसमें अपना डिजायर्ड जीन रखेंगे, उसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो दो काम करना पड़ेगा, यहाँ पर डीएनए को काटना पड़ेगा और डीएनए को जोड़ना पड़ेगा। डीएनए को काटने और जोड़ने के लिए भी हमको मशीन की ज़रूरत है। हमको भी क्या है, डीएनए को काटने और जोड़ने के लिए मशीन की ज़रूरत है। और ये मशीन हमें मिलेगी कहाँ से? ये मशीन हम आपको समझाएंगे। ये विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कट एंड टू लाइगेट द डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, राइट। तो आपका जो ये स्टेप है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर हम डिजायर्ड जीन को बाहर से ला करके और इसमें अटैच कराते हैं। किसमें? सुटेबल वेक्टर में हम ला करके इसको अटैच कराने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप जो हमारा होगा वो ये है कि हम यहाँ पर चौथे स्टेप पे अपने क्या करेंगे? टू ट्रांसफर द सुटेबल द recombinant DNA, to transfer the recombinant DNA into the suitable host, हम सुटेबल होस्ट में सामान्य तौर पर ये जो सुटेबल होस्ट है एक बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल का नाम है एशेरिचिया कोलाई। सामान्य तौर पर हम ई कोलाई का इस्तेमाल करते हैं एज ए होस्ट सेल, राइट। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अगले स्टेप में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे। किसके अंदर इंसर्ट करेंगे? हम होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमको डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, अर्थात डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है। आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल फ्री एटमॉस्फेयर में संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमको एक लिविंग सेल की ज़रूरत है, और यह जो लिविंग सेल है इट इज़ नोन एज द होस्ट सेल एंड मोस्ट ऑफन इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्पेशली एशेरिचिया कोलाई, राइट। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा? अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे? अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे कि लेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए replicate, let the recombinant DNA replicated into the host cell। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने देंगे, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने देंगे ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाए। और अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे कि हम जीन लाइब्रेरी इसकी तैयार कर लेंगे। अगला स्टेप जो हमारा होगा वो है आइसोलेट द मल्टीपल कॉपीज of the desired gene from the host cell
and is stored in laboratory in purified form. The collection is known as collection of this desired gene हम इसे कहते हैं जीन लाइब्रेरी. द कलेक्शन ऑफ दिस डिजायर्ड जीन इज नोन एज द जीन लाइब्रेरी. राइट, ये है कहानी. इस प्रकार से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही सारा काम करने चल रहे हैं. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी हैव टू आइडेंटिफाई and to collect the desired gene of interest, then we get the suitable cloning vector and then we cut the suitable cloning vector and insert the desired gene into it and add it. The process is known as ligation. Then it is very difficult to replicate the DNA in cell-free atmosphere. Therefore, we need a suitable host cell. Get the suitable host cell and transfer this recombinant DNA into the host cell to get replicated to produce large number of copies of this recombinant DNA, right? In the next step, these multiple copies of desired genes are isolated in free form, in purified form and collected in our laboratory, and this collection of desired gene is known as gene library. अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यही जीन जो हमारे पास कलेक्शन में है, इसको किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश कराकर हम उसके कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यही जो अभी हमने आपको दिखाया कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस हैपन्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. इतने स्टेप में ये सारे काम होंगे. कहने में तो ये एक लेक्चर में ख़त्म, लेकिन एक एक स्टेप में मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है इसका. ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है. तमाम टेक्निकल टर्म्स होंगे जो बीच बीच में आएंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है. पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी था. दूसरे में हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसके कितने स्टेप्स होते हैं. राइट, हम अपने अगले लेक्चर में आपको ये समझाएंगे कि हाउ टू आइसोलेट द डिज़ायर्ड जीन एंड हाउ टू प्रिपेयर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. आज के इस लेक्चर में, लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि अपलोडिंग जब होती है तो प्रॉब्लम आती है, ये जल्दी से अपलोड नहीं होता, इसलिए 30 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं हो सकते, इसलिए ये लेक्चर छोटा ही रहेगा. ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स बना करके मैं आपको डाल दिया करूँगा. तो इस तरीके से आप इतना पढ़ें, ये आपके लिए बहुत है. अगर लाइव क्लास में पढ़ाया जाता सामने बैठ करके तो इतना ना लिखा पाते. लेक्चर देने से थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है. तो आप इसको कलेक्ट करें, इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी. हमारे ख्याल से ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा. ठीक है, मज़ा आ गया? क्यों भाई, पढ़िए. ठीक है, थैंक यू.